Yes, good afternoon to all of you. Welcome back. चलो please don't talk and pay attention. तो कल ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था जो जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. होप सो आपको ये बराबर समझा था. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वाज द स्टार्टिंग पॉइंट और कुछ डिफरेंसेस आपको दिए थे. क्या आपने ये आंसर लिख लिया है अपनी नोटबुक में? हाँ, बताओ कितना आया फाइनल आपका. ओवरड्राफ्ट आया कि बैलेंस आया एज पर पासबुक? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना आया? 19,320. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. अब एक मिनट इधर ध्यान देना. ये वाला जो एरर है ये कुछ बच्चों को लिखना कैसे में डाउट आ रहा था. तो इसे कैसे लिखा जाएगा मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं. अ चेक फॉर ₹9,000 डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 8950. तो इसको कैसे आप लिखोगे? ये एरर जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो आपने इसको लिखना है चेक ऑफ ₹9,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट क्रेडिटेड बाय बैंक फॉर ओनली 8950. समझ गए? और फिर आप है ना ब्रैकेट में कैलकुलेशन भी दे दोगे 9,000 माइनस 8950. तो आपके ऐड के लिस्ट में ऐड ही था ना ये. हाँ, ऐड में ₹50 आ जाएगा. क्लियर? चलो दैट्स इट. तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से. ये बिल की जो बात हमने कल इस क्वेश्चन में देख ली. तो ये हमने एग्जाम का क्वेश्चन तो बड़े होश में मतलब बड़े जोश में हमने सोचा कि करते एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व, पर उसमें एक नया पॉइंट आ गया. आप सबको आइडिया थी ऐसा मुझे लगा आपको देखकर, पर फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. तो बिल से रिलेटेड क्या बात है और बिल से रिलेटेड क्या क्या हमारे बीआरएस में हो सकता है ये हमें डिस्कस करना है. प्लीज पे अटेंशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, और फिर इससे रिलेटेड क्या हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हो सकता है. ये दोनों बातें हमें समझनी. अच्छे से ध्यान देना. तो सबसे पहली बात, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. आपको जितना मालूम है गुड, मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ या फिर वही रिपीट हो जाएगा. आपको जो पता है तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा. सपोज देयर आर टू पार्टीज, पार्टी ए एंड पार्टी बी. Now B wants to buy something from A, but B doesn't have the money. B के पास पैसे नहीं है A को देने के लिए. A कोई एक पर्टिकुलर चीज बेचता है, B को उसी से खरीदनी है और A को बेचनी भी है. These are my assumptions. ये तुम दोनों अलग हो जाओ जल्दी. आगे आगे आगे. फर्स्ट बेंच चित्रा. यस. तो A को वो चीज बेचनी है और बी को खरीदनी है. तो बेसिकली ए बी को कोई एक चीज बेचने वाला है. सपोज दैट इज वर्थ ₹1,00,000. एग्जाम्पल को थोड़ा और प्रॉपर करने के लिए हम उसकी वैल्यू दे देते हैं. तो ₹1,00,000 की वो चीज है. ग्रेट. अब बी कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं. ए कह रहा है मेरे को आप पे भरोसा नहीं. ए को बी पे भरोसा नहीं है तो वो क्रेडिट पे देना नहीं चाहता है. हाँ, सेल जरूर करना चाहता है. ऑब्वियसली किसे सेल नहीं करना है. अपने प्रोडक्ट्स कोई भी ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेगा. तो ए बेचना जरूर चाहता है लेकिन बी पे भरोसा नहीं. तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहते हैं क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज. तो ये कोई बिल नहीं है जो हम चीजें बेच रहे हैं उसका. ये क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. आपके सीए फाउंडेशन लॉ के सिलेबस में एक एक्ट आएगा आपको, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें आपको अलग अलग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखने मिलेगा. चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, और आपको इनकी लीगल जो अलग अलग कंप्लायंसेस है या फिर इनके जो डिस्प्यूट्स के केस में जो इनके ऊपर पेनल्टीज है. जैसे आपने चेक किसी को दिया और वो चेक बाउंस हो गया, यानी क्या का पेमेंट सामने वाले को मिला नहीं, तो क्या पनिशमेंट है? 2 साल की जेल हो सकती है आपको. अगर आपने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो 2 साल तक की जेल हो सकती है. 50,000 रुपए या चेक का डबल अमाउंट तक का फाइन भी आपको लग सकता है. तो ये सब आप सीखोगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. ओके, अभी फिलहाल ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसमें से एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ.
बात समझ गए? हाँ, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, और ये हम पूरा बनाना सीखने वाले हैं जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जाएंगे तब। तो ठीक है, तो सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करते क्या है? इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ना ए अपनी सारी डिटेल्स लिखेगा, यहाँ पर वो बी की डिटेल्स लिखेगा, ओके, और इधर एक स्टैंप लगाया जाएगा। स्टैंप क्यों लगाया जा रहा है सर? ताकि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाए। ये क्या बन जाए? लीगल डॉक्यूमेंट बन जाए। लीगल डॉक्यूमेंट यानी लॉ फिर इसको कंसिडर करेगा, क्योंकि आपने स्टैंप पे ये सब किया है तो स्टैंप ड्यूटी पे की है, तो स्टैंप खरीदने के लिए आपने पैसा दिया होता है, तो स्टैंप ड्यूटी किसको मिलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है? ये कागज था सिर्फ, लेकिन इसे हम स्टैंप पेपर कहते हैं। आपने हमसे खरीदा तो आपने पैसा दे दिया हमें, तो ऑब्वियसली हमारी लीगल फैसिलिटीज अब आपके लिए रेडी है। गवर्नमेंट देता है ना लीगल फैसिलिटीज, कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो ऑब्वियसली कोर्ट आपको जो सर्विस दे रहा है उसका कुछ पैसा चार्ज करता है। तो जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हो तो आपको कोई फीस नहीं पे करना है, हाँ वकील का फीस आपको लगता है, लेकिन ये स्टैंप ड्यूटी जो होती है ये अल्टीमेटली कहाँ जाती है? वही सारी चीजों के लिए फैसिलिटीज जो आपको प्रोवाइड हो रही कोर्ट की, यानी आपको लॉ सूट्स जो आप फाइल करते हो तो उसके लिए आपको ये स्टैंप ड्यूटी पे करना है। तो ये स्टैंप इस पे लगाया जाएगा, इस स्टैंप पेपर पे प्रिंट होगा बेसिकली, एंड देन यहाँ पर बॉक्स में अमाउंट लिखी जाएगी, जितना भी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है आपका, और फिर इसमें लिखा जाएगा बॉडी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज वुड बी आफ्टर, सपोज हमारे ए और बी के बीच में डिसाइड हुआ है 90 डेज बाद में पैसा देना है, तो आफ्टर 90 डेज पे टू मी और ऑन माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 90,000 इनवर्ड्स फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ऐसा यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे, बॉडी बनेगा ये हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। क्या लिखा मैंने? तो ए बना रहा है ये, ए को हम यहाँ पर क्या कहेंगे बोलो? ड्रॉवर। और बी को क्या कहेंगे सर? ड्रॉवर मतलब जो बिल लिखेगा, और ड्रॉवी मतलब जिस पर ये बिल ड्रॉ किया जाएगा, यानी जिसे कहा जा रहा है कि आप हमें पैसे देने का वादा करो। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बेसिकली जिसे पैसा रिसीव करना है वो बनाता है बिल, उसे कहते हैं ड्रॉवर। तो ए बनेगा यहाँ पे ड्रॉवर, और ए ये बिल पूरा ड्राफ्ट करेगा एंड बी को दे देगा। उस पर वो लिखेगा क्या, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो वो उस पर लिखेगा कि आफ्टर डैश डैश डेज, जो भी डिसाइड होगा उनके बीच में क्रेडिट पीरियड, तो आफ्टर डैश मेनी ऑफ डेज पे टू मी और ऑन माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये वर्ड्स ऐड करने होते हैं लॉ के हिसाब से, तो वो हम बाद में बनाना सीखेंगे फॉर्मेट। फिर ये बी को ये बिल पास ऑन किया जाएगा। अब बी क्या करेगा? ये सब बातें पढ़ेगा, देखेगा हाँ सब जो डिसाइड हुआ था वैसे ही लिखा हुआ है, सारी बातें सही है। अब वो इस पे बीच में कर देगा, यहाँ पर लिखेगा एक्सेप्टेड और अपनी साइन कर देगा, और डेट लिख देगा कि कब उसने ये बिल एक्सेप्ट किया। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पे ए की साइन रहेगी, यहाँ पे ए साइन करेगा, यहाँ पे बी साइन करेगा, यहाँ पे ए साइन करेगा, और बी यहाँ पे वर्ड लिखेगा एक्सेप्टेड। अब होता क्या है सर, हम बी को ये सब जो माल बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसका भी तो इनवॉइस बनाएंगे, वो भी तो इनवॉइस बी के नाम से ही बनेगा, करेक्ट है? तो बी को हम जब इनवॉइस बना के दे रहे तो वो इनवॉइस ही प्रूफ हो गया। कल को अगर बी पैसे ना दे तो हम कोर्ट में चले जाएंगे कि देखो जज साहब ये हमें पैसे नहीं दे रहा है, बराबर? बताओ क्या ये इनवॉइस बुक तो मेरी है, तो मैं तो किसी के भी नाम के कुछ भी बिल बना दूंगा और जाके कोर्ट में खड़े हो जाऊंगा, देखो जज साहब ये पैसे नहीं दे रहा है। समझो मुझे रोनाल्डो से मिलने की इच्छा है, तो मैंने लिख दिया रोनाल्डो के नाम से बिल बना दिया 1 करोड़ रुपीस का, और सेल करे गुड्स उसको ऐसे ऐसे दिखा दिया, और कोर्ट में जाके अब मैं बस मिलने के लिए उसको मैंने कोर्ट पे केस फाइल कर दिया कि मुझे रोनाल्डो से मिलना है, इसके लिए मैंने केस फाइल कर दिया है। क्या जज मेरे लिए रोनाल्डो को बुला देगा? आपको आना पड़ेगा, रोनाल्डो साहब आपने इनसे गुड खरीदे 1 करोड़ के, दिख रहा है बिल बना हुआ है। तो ऐसे किसी का भी बिल बना करके हम उसको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए कोर्ट में इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं किए जाते एज अ प्रूफ। हाँ ऑब्वियसली वो एविडेंस बन सकता है, बट वो कंक्लूसिव नहीं रहेगा, ठीक है ना? वो सपोर्टिव एविडेंस रहेगा कि हाँ माल बेचा गया है। तो मैं यहाँ पे ए जो है वो बी के ऊपर बिल भी बनाएगा, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज अलग से बना रहे। इसका फायदा क्या है? इसमें बी ने एक्सेप्टेड वर्ड लिख करके सिग्नेचर किया है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना है ए और बी के बीच में। अब बी इस बात से मुकर नहीं सकता कि मुझे ए को 1 लाख रुपए देना है। अब ये कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक लॉफुल डॉक्यूमेंट बन गया। आप बात समझ गए? होप सो, ग्रेट। तो सर ये बिल बनेगा एंड ये बिल अब ए अपने पास रख लेगा। अब इसका फायदा ये है कि ए गुड्स दे देगा बी को, बी गुड्स लेके चले गया, ए को सिक्योरिटी मिल गई है क्योंकि ए के पास बिल आ चुका है, तो ए भी फील कर रहा है सेफ, बी का भी काम हो चुका है, बी को उसके गुड्स मिल चुके हैं।
3 मंथ्स यानी 90 डेज तक दोनों पार्टीज आराम से बैठे रहेंगे। 3 मंथ्स के बाद सॉरी ए जो है ये बिल लेके जाएगा किसके पास, बी के पास, और बी को बोलेगा कि ला भैया पैसे दे दे, उसको बिल देगा, बी देख लेगा हाँ ये मेरा ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल है, मुझे 1 लाख रुपए इनको देना है, क्योंकि 3 मंथ्स में भूल जाती चीजें जनरली, तो हम वो सब चेक कर लेंगे और फिर 1 लाख रुपए निकाल के बी ए को दे देगा और वो बिल फाड़ देगा। ऐसे ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा। अब इस ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा हम बीआरएस के हिसाब से भी बात करते हैं। तो ये जो बिल है इसके साथ ए यानी ड्रॉवर मल्टीपल चीजें कर सकता है। ये बिल 3 महीने तक किसके पास रहने वाला है, ए के पास। जैसे बी एक्सेप्ट करेगा ए अपने पास ये बिल ले लेगा, क्योंकि अब ये लीगल डॉक्यूमेंट है, बी ने दी हुई सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, ये गोल्ड के जैसा है, ये सोना है, क्योंकि इसके बदले ही आपको आपके वो 1 लाख रुपए मिलने वाले है। आप इस बिल को ड्रॉवर में संभाल के रखोगे। इस बिल के साथ ए जो है वो 4 अलग अलग चीजें कर सकता है। बोलो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला तो इसको रिटेन करके रखे, या सेकेंड इसको क्या करवा ले, डिस्काउंटिंग करवा ले, या फिर इसको एंडोर्स कर दे, या फिर इसको वो बिल फॉर कलेक्शन यानी कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दे। These 4 things are possible जो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ की जा सकती है ड्रॉवर के द्वारा। ड्रॉवर ये बिल के साथ ये 4 चीजें कर सकता है। रिटेन करना यानी संभाल के रखे 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स के बाद ड्रॉवी के पास जाके अपने पैसे मांग ले। सेकेंड डिस्काउंटिंग करवा ले। नाउ दिस इज माय पॉइंट ऑफ डिस्कशंस बीआरएस से लेकर दोनों, डिस्काउंटिंग एंड बिल फॉर कलेक्शन। सर तो पहले एंडोर्स बता दो क्या होता है, बाद में तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज में जब जाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे विद ऑल द अकाउंटिंग इफेक्ट्स। एंडोर्समेंट यानी क्या, तो सपोज ए को सी को पैसा देना है और 1 लाख रुपए ही देना है, ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकता है, बट सी को 1 ही लाख रुपए देना है, डॉट, उतना ही। अब ए क्या कर सकता है कि ये जो बी से आया हुआ बिल है एक्सेप्ट होकर, यही बिल के पीछे एंडोर्स टू सी लिखकर सिग्नेचर कर देगा और ये सी को पकड़ा देगा। सी को बोलेगा भैया तेरा 1 लाख रुपए आ गया, अब तू क्या करना, बी से जाके 1 लाख रुपए ले ले। कब, 90 डेज के बाद। तो 90 डेज के बाद में ए अपने आप जाए, सॉरी सी अपने आप जाएगा बी के पास और वो बिल दिखाएगा। बी पूछेगा कि भैया आप कौन हो, तो सी बोलेगा पीछे देखो बिल के मेरा नाम लिखा है और ए ने ये बिल मुझे एंडोर्स किया है, क्योंकि मुझे ए से पैसा लेना था, मुझे पैसे दे दो। दैट इज एंडोर्समेंट, करेक्ट, यस। उसका अभी बीआरएस से कोई लेना देना नहीं, इसलिए अब वो पॉइंट को छोड़ दो। अब आ जाओ डिस्काउंटिंग। तो सपोज ए को पैसों की जरूरत है, तो व्हाट ए कैन डू, ए इस बिल को लेके जाएगा किसके पास, बैंक के पास। बैंक को बोलेगा कि देखो मुझे बी से इतना पैसा तो लेना है फिक्स आफ्टर 90 डेज, तो आप मुझे आज पैसे दे दो, आप ये बी से बाद में ले लेना। और बैंक का तो काम है फाइनेंस करना, फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट कमाना, बैंक का ये काम है। तो व्हाट बैंक विल डू कि आपका 1 लाख का बिल है मिस्टर ए, मैं आपको आज 90,000 रुपीज दे देता हूँ, बिकॉज मैं आपको 3 मंथ्स पहले ही पैसे दे रहा हूँ, तो मैं 90,000 आपको अभी पे कर देता हूँ, ये बिल आप मुझे दे दो, 3 मंथ्स के बाद जाके हम बी से 1 लाख रुपए लेके आ जाएंगे। कौन बोल रहा है ये, बैंक। तो बैंक ऑब्वियसली सर्विस दे रहा है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। इसमें होगा क्या कि बिल को डिस्काउंट कर लिया जाएगा और वो डिस्काउंटेड वैल्यू ए को मिल जाएगी, ए खुश, उसको पैसे जल्दी मिल गए, उसको अगर पैसों की जरूरत है वो करेगा ऐसा। एंड बैंक 3 मंथ्स तक अब इस बिल को संभालेगी, 3 मंथ्स के बाद जाएगी बी के पास और बी से वो 1 लाख रुपए लेके आ जाएगी। तो बैंक ने दिया 90,000, बी से मिला 1 लाख, बैंक को कमाई हो गई 10,000 की, सारी पार्टीज सेटल। ये होगा नॉर्मल ट्रांजैक्शन। लेकिन हमने यानी ए ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, 90,000 रुपीज ए लेकर आ गया है। अब 3 मंथ्स तक बैंक आराम कर रही है। 3 मंथ्स के बाद बैंक का एम्प्लॉय जाएगा वो बिल लेकर किसके पास, बी के पास, कि ला भैया पैसे दे दो। लेकिन वहां बी ने पैसे देने से कर दिया इनकार, बी मना कर रहा है कि मैं अभी पैसे दे नहीं सकता। अब उसके n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, वो हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, बट बी ने सिंपली पैसे देने से इनकार कर दिया है। तो जैसे ही ड्रॉवी अपने एक्सेप्ट किए हुए बिल को पैसे देने से इनकार करता है ऑन द ड्यू डेट, इसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। क्या कहते हैं इसे, डिसऑनरिंग द बिल, डिसऑनर ऑफ द बिल। मतलब वो ऑनर नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपने किए हुए वादे के लिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो निभा नहीं रहा है उस वादे को। सिंपल, दैट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो जैसे ही बी डिसऑनर करेगा, व्हाट द बैंक विल डू, सर ऑब्वियसली बैंक अब बी से तो पैसे वसूल नहीं कर पाई, तो अब बैंक किससे पैसे वसूल करेगी, ए से। तो
तो इमीडिएटली द बैंक विल कम टू द ब्रांच और उस बैंक में ए का अकाउंट रहेगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहीं पर आपको ये डिस्काउंटिंग का सर्विस मिलेगा, सारी जगहों पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस तो डेफिनेटली होगा 3 मंथ्स के बाद। हाँ, आपके दिमाग में डाउट आ सकते हैं कुछ, बाद में पूछना, लेकिन पहले मेरी पूरी बात हो जाने दो। तो सर जैसे ही बैंक वापस आएगी बी के यहाँ से, व्हाट बैंक विल डू, वो ए के अकाउंट से पैसे कट कर लेगी। दिस 1 लाख रुपीज, पूरा 1 लाख रुपए ए के अकाउंट से कट कर लिया जाएगा। क्या ए यहाँ पे ऐसा बोल सकता है कि आपने मुझे दिए 90,000 थे तो प्लीज 90,000 ही कट करो? नहीं, बिकॉज हमने दिए कब थे, देखो 90,000 3 मंथ्स पहले, और आज हम 3 महीने बाद ये पैसे तेरे अकाउंट से काट रहे हैं, तो हम तो पूरे 1 लाख लेंगे, तभी तो बैंक की जो कमाई थी 10,000 की वो बैंक को मिल पाएगी। बात समझे? यस। तो ऑब्वियसली बैंक विल डिडक्ट विदाउट आस्किंग ए द होल अमाउंट ऑफ द बिल, दैट इज 1 लाख, पूरा 1 लाख रुपए बैंक काट लेगी, बराबर? यस। हमें पता है क्या? नहीं। तो अब बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैश बुक, पासबुक, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, dishonored, but no intimation has been received by us yet। यानी बिल डिस्काउंट किया हुआ था, वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा इमीडिएटली काट लेगी। सर हमारे अकाउंट में बैलेंस है क्या? सर बैंक ऐसा नहीं करेगी। सर बैंक हमें जरूर पूछेगी। सर बैंक में मैनेजर हमारे पहचान का है। सर बैंक में एक एम्प्लॉय हमारी बड़ी खास है। ये सारे रीजंस क्वेश्चंस में काम नहीं करेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब होता है। तो प्रैक्टिकली ऑब्वियसली जैसे ही बिल डिसऑनर होगा, बैंक का एम्प्लॉय पहले मुझे कॉल करेगा कि यस सर आपका ऐसा बिल डिसऑनर हुआ है, तो व्हाट टू डू, मैं आपके अकाउंट से कट कर लूँ क्या? मैं बोलूँगा नहीं रुक, बी से बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ ऐसे कैसे पैसे नहीं दे रहा है, वगैरह 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 वगैरह। वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली होती है। थ्योरेटिकली बिल जैसे ही डिसऑनर हुआ, डिस्काउंटेड बिल है, आपके ड्रॉवर के अकाउंट से पैसे कट। तो क्या आपके पासबुक से पैसे कट हो जाएंगे? हाँ, बट कैश बुक में अभी तक ये बात रिकॉर्ड नहीं हुई है, और इस बीच है ना वो मंथ एंड ईयर एंड आ ही जाएगा, तभी वो बीआरएस का आइटम बनेगा। समझ रहे हो ना आप? समझो 20 मार्च को बिल डिसऑनर होके बैंक ने पैसे काट लिए, और 25 मार्च को मुझे पता चल गया तो मैंने भी रिकॉर्ड कर दिया, और अब 31 मार्च को आप देख रहे हो तो कैश बुक पासबुक टैली है, तो नो नीड ऑफ बीआरएस। बात समझा? यानी ये ट्रांजैक्शन अब बीआरएस में नहीं आएगा। ये अगर अलग अलग डेट्स पे होगा दोनों जगह, तब ये बीआरएस का आइटम बनेगा। अब ये सर ऐसे होगा, अब स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है, क्वेश्चन बैलेंस या ओवरड्राफ्ट का जो भी है, उस हिसाब से ऐड लेस जो भी है वो डिसाइड होगा, वो तो नॉर्मल बात है। बात समझे? दैट वाज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। द फोर्थ सर्विस जो ये बिल के साथ की जा सकती है, दैट इज बिल्स फॉर कलेक्शन। अब ये जो है बड़ा व्यस्त इंसान है, भूल जाता है बिल का पैसा लाना, तो इसलिए उसने क्या किया, ये बिल बैंक को पकड़ा दिया। बैंक बोले अच्छा डिस्काउंट करना है, लाओ 90,000। ये बोले नहीं नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए, पर मैं भूल जाता हूँ ये पैसे कलेक्ट करना, तो आप ये बिल संभाल के रखो, आपका तो काम है ये। 90 डेज के बाद जाके बी से पैसे लेके आना, मेरे अकाउंट में जमा कर देना। इस बात के जो भी आपको 20 रुपए 50 रुपए जो भी चार्जेस लेने ले लेना। तो बैंक ये भी सर्विस देती है क्या, कि बिल्स आपके हम कलेक्ट करेंगे, और बैंक का एक स्पेसिफिक ऑफिसर होता है, एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय होता है जो दिन भर यही काम करता है, तो वो कभी नहीं भूलेगा। उसका रेगुलर रजिस्टर होता है, उसको जैसे ही वो लॉगिन करेगा उसके आईडी में, उसको आज के जिसके बिल कलेक्ट करने हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी, तुरंत उसके प्रिंट आउट निकालेगा, सारे ड्रॉवीज के नाम, उनके एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर साइड में लिखे होंगे, वो उन्हें कॉल करेगा, हर ड्रॉवी के पास जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बिल आएंगे ना, हमारे अकेले का ही बिल थोड़ी रहेगा, बहुत सारे लोगों के बिल रहेंगे, सारे बिल कलेक्ट करके लाएगा और पैसे सारे अकाउंट्स में जमा कर देगा। अब इसका बीआरएस से लेना देना, तो हमने बिल कलेक्शन के लिए बैंक को दे दिया था, और बैंक के ऑफिसर ने ड्यू डेट पर वो बिल प्रॉपरली कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट हो भी गया, लाके उसने अकाउंट में हमारे पैसे जमा कर दिए, लेकिन हमें पता नहीं, हमें ऑब्वियसली नहीं पता है, बराबर। तभी डिफरेंस बनेगा ये। अब जाना कहाँ से कहाँ है, क्वेश्चन बैलेंस ओवरड्राफ्ट का क्या है, उस हिसाब से इसका ऐड और लेस डिसाइड हो जाएगा। अंडरस्टूड? श्योर? कल जो हमने एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक उसमें बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यही वाला वहां पर एरर था। दोनों बातें समझ में आ गई आपको बिल से रिलेटेड? हाँ, डिस्काउंट करते वक्त, हाँ नहीं, अगर बैंक आपको जल्दी पैसे दे रही, एग्जाम्पल के लिए सपोज आपसे मुझे 1 लाख रुपीज 3 मंथ्स बाद लेना है, ठीक है,
बट मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आज ही दे दो पैसे, आप 1 लाख ही दे दोगे क्या? आप 1 लाख दे दोगे क्या? मैंने आपसे कहा कि मुझे आज ही 1 लाख रुपए दे दो, जो लेने मुझे कब है एक्चुअली? 3 मंथ्स के बाद। आप क्या बोलोगे? सर 3 महीने पहले ही पैसे मांग रहे हो, तो कुछ तो डिस्काउंट यानी कुछ तो इंटरेस्ट कम करो 3 महीने का। तो बैंक भी करेगी वैसा, तभी तो बैंक को कमाई होगी। अगर बैंक 1 लाख रुपए ही दे देगी और बाद में 1 लाख रुपए ही लाएगी, वो भी 3 मंथ्स के बाद, बताओ बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं? डिपॉजिटर से। बैंक के पास ऐसा तो नहीं कि वो प्रिंट करती है पैसे, बैंक के पास डिपॉजिटर से पैसा आता है। डिपॉजिटर्स, आप सबने पैसे बैंक में जमा किए 1 लाख, क्या आप बैंक से कुछ तो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करोगे? हाँ, तो आपको बैंक इंटरेस्ट पे करेगी और मुझसे इंटरेस्ट नहीं लेगी, तो ये तो बैंक घर से पैसा भर रही है, मतलब ऐसा हो जाएगा। समझ गए? तो बैंक जनरली डिस्काउंट कट करेगी ही। वो कितना वगैरह क्या आपको उससे लेना देना ही नहीं रहेगा बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्योंकि बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल डिसऑनर होगा, तो बैंक पूरा बिल का अमाउंट ही ड्रॉवर के अकाउंट से काटने वाली है और फिर आपका एडलेस डिसाइड हो जाएगा, सिंपल। एंड बिल्स फॉर कलेक्शन के केस में बैंक कलेक्ट करके लेके आएगी और पैसे जमा कर देगी। मैं एक वेरिएशन आपको पूछ लेता हूं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक अटेम्प्टेड फॉर द कलेक्शन बट फेल्ड, दैट इज द बिल वॉज डिसऑनर्ड। इसका क्या करोगे आप बीआरएस में? ऐड की लेस? कुछ नहीं करेंगे, कभी कभी कुछ नहीं करके भी देखो, तो कुछ नहीं करेंगे। क्यों कुछ नहीं होगा? सर कैश बुक पासबुक, सर यहाँ भी कुछ नहीं पैसा आया ना, यहाँ कुछ हुआ है, तो टैली है ऑब्वियसली, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ? बोलो ना हाँ। मैंने ट्रांजैक्शन क्या बोला था, याद है ना? सर कलेक्ट करने के लिए गई थी बैंक, लेकिन पैसे ही नहीं मिला, तो पैसे ही नहीं मिला तो बैंक थोड़ी कुछ जमा करेगी हमारे अकाउंट में, और हमें तो ये कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना? दोनों टैली है, ठीक है? यस। तो होप सो आपको बिल की ये बात समझ में आई। तो ये पूरा क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब ये क्वेश्चन आराम से आपको सारा समझ में आ जाएगा, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब? तो व्हाट वी नीड टू ऐड इज एडजस्टेड कैश बुक। हमें क्या शुरू करना है अब? एडजस्टेड कैश बुक, एंड दिस इज द लास्ट डिस्कशन बीआरएस से रिलेटेड। फिर एक ही पॉइंट बचेगा सिर्फ, जिसमें हमें क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा, जिसमें हमें कैश बुक और पासबुक के एक्चुअल एक्सट्रैक्ट्स देंगे, आपको कंपैरिजन करके रीजंस ऑफ डिफरेंसेस खुद ढूंढने पड़ेंगे और फिर उनका ऐड या लेस डिसाइड होगा, ठीक है ना? यस। क्योंकि अभी तक जितने प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए, तो उसमें तो आपको सीधा लिस्ट दे देते कि ये सारे रीजंस है, लेकिन आपको आगे जाके एक प्रॉब्लम ऐसा आएगा जिसमें आपको एक्चुअल कैश बुक देंगे किसी एक पर्सन की, एक्चुअल पासबुक देंगे, और आपको कंपेयर करके उनके रीजंस ऑफ डिफरेंसेस निकालने, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आपको याद है 11th में भी किया है हमने। सर अगर कॉमन मंथ के बुक दिए, कॉमन पीरियड के बुक्स है, तो आप अनकॉमन आइटम्स ढूंढते हो, और अगर अनकॉमन पीरियड के बुक्स है तो आप कॉमन आइटम। तो यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। तो आइए अब मैं शुरू कर रहा हूँ डिस्कशन किसका? एडजस्टेड कैश बुक का। आर यू रेडी? यस। नाउ इट इज वेरी इजी। सॉरी, बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नया नहीं है, आपको आराम से आ जाएगा। सबसे पहले ये बताइए, आपको कैश बुक तो बनाना आता है सबको? कैश बुक बनाना सीखे हो सब लोग 11th में? श्योर? हाँ, बस वो कैश बुक सेम टू सेम अब हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। बट ये क्या है एडजस्टेड कैश बुक एग्जैक्टली, पहले समझते हैं। आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या कर रहे हो? सर हम कैश बुक और पासबुक का कंपैरिजन कर रहे हैं, सारे रीजन ऑफ डिफरेंसेस हमने निकाल लिए, और अब उन रीजन ऑफ डिफरेंसेस को हम डिसाइड कर रहे हैं, कुछ होंगे ऐड, कुछ होंगे लेस, ठीक है? लेकिन क्या कैश बुक तो अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है? कैश बुक तो मेरे कंट्रोल में है। मुझे पता चल गया है कि कुछ एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। एग्जाम्पल, interest given by bank recorded in the passbook,
तो पासबुक में इंटरेस्ट आया है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, वो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, बराबर। तो सर हम बताते हैं आपको, कैश बुक पासबुक इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सपोज कैश बुक बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सर ये ट्रांजैक्शन ऐड होगा, ओके। तो सर सिंपल है, लेकिन क्या कैश बुक में ये बात रिकॉर्ड नहीं हुई है, ये मुझे पता चल गया है, तो क्यों ना मैं इसको मेरी कैश बुक में पहले रिकॉर्ड कर दूं, आप समझ रहे हो, क्यों ना मैं इस बात को कैश बुक में अभी रिकॉर्ड कर दूं, बिकॉज कैश बुक इज इन माई कंट्रोल एंड आई कैन रेक्टिफाई इट, आई कैन एग्जिस्ट इट, मैं कर सकता हूं ना उसे एग्जिस्ट। हाँ सर आप कर सकते हो, ये 11th में नहीं किया था हमने, इसे थोड़ा ध्यान से, तो हम उसे एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज इन माई कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल में वो। सपोज कोई एक ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में हो गया है बट पासबुक में नहीं हुआ है, क्या आप पासबुक में जाके रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं, आप पासबुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बराबर है। लेकिन क्या कैश बुक तो मेरे हाथ में है, तो मैं उसमें ये चीजें रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तब सवाल ये उठता है कि सर कौन से ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में एग्जिस्ट कर दे और कैसे करें। दो बातें, कितने सवालों के जवाब देने हैं मुझे? दो। एक तो सर बहुत सारे रीजन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, अब उनमें से कुछ रीजन ऑफ डिफरेंसेस एग्जिस्ट होंगे, यानी उनके लिए एग्जिस्टेड कैश बुक बनेगी, और कुछ रीजन ऑफ डिफरेंसेस के लिए एग्जिस्टेड कैश बुक का कोई सवाल नहीं उठता। तो सर पहले कौन से रीजंस को हम एग्जिस्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, वो सारी गलतियां जो कहा हुई है कैश बुक में। क्या बोला मैंने? वो सारी गलतियां जो कहा हुई है कैश बुक में, उन सारी गलतियों को आप क्या कर दोगे? एग्जिस्ट कर। पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे बोला, गलतियां, तो वो गलती होनी चाहिए, वो गलती नहीं है तो उसे एग्जिस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। फिर एग्जाम्पल से बात करें, सुनना, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब ये कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिए होंगे क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट किए बैंक में, पर अभी तक बैंक ने इसके पैसे कलेक्ट, अभी तक बैंक में पैसे क्लियर नहीं हुए। सर अब आपको ये पता चल गया है कि आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे 31 मार्च से पहले, लेकिन 31 मार्च तक बैंक ने इसके पैसे कलेक्ट नहीं किए, बैंक इसके पैसे 5 अप्रैल को कलेक्ट कर चुकी है, ये आपको पता चल गया है, अब पता चल गया है, आज 10 अप्रैल है, तो 31 मार्च को आपके कैश बुक में बैलेंस अलग दिख रहा होगा एंड पासबुक में बैलेंस अलग दिख रहा होगा, बिकॉज आपने चेक डिपॉजिट किए तो आपने तुरंत रिकॉर्ड कर दिया होगा कैश बुक में, तो वहाँ बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में 31 मार्च तक पैसा नहीं आया, हाँ बाद में आ गया है पर 31 मार्च तक नहीं आया। अब आपको पता चल गया है, क्या इसे मैं एग्जिस्ट करूँ या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है आपको, क्या मैं इसे एग्जिस्टेड कैश बुक में कंसिडर करूँ या नहीं। एग्जिस्टेड कैश बुक कैसे बनेंगी बाद में बताऊंगा, पहले वो एरर एसीबी में आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। वेरी गुड आंसर, बिकॉज सर आपने साफ कहा वो कैश बुक की गलती होना चाहिए। क्या मैंने कुछ गलत काम किया है कैश बुक में? क्या मैंने कोई गलत रिकॉर्डिंग की है? ये टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस ऑब्वियसली बस अपने अपने दोनों के रूल्स है, उस वजह से ये टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है। अब बात समझ रहे हो? हाँ, सो दिस इज नॉट अ मिस्टेक मेड इन द कैश बुक, सो नो नीड फॉर एडजस्टमेंट, इसे हम एडजस्ट नहीं करेंगे। इवन तो आपको फील हो रहा होगा कि सर यहाँ आपने रिकॉर्ड कर दिया है पर यहाँ नहीं आया ना, तो यहाँ से हटा दो ना, और यहाँ आप कर सकते हो, और जब पैसा आया है पासबुक में तब यहाँ रिकॉर्ड कर देना। गलत बात, आप अपने अकाउंटिंग को ही चेंज कर दे रहे हो, अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दे रहे हो, तो आप ये नहीं करोगे। अब सेकेंड एरर, ध्यान से सुनना और बताना क्या ये एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। वन कस्टमर मिस्टर आकाश directly deposited rupees 10,000 in my bank account. One customer, Mr. Akash, directly deposited rupees 10,000 in my bank account, but no entry has been passed in the cash book, but no recording of such transaction has been made in the cash book. Cash book, passbook. Sir, passbook में पैसा आया, direct deposit by customer, not recorded in cash book. ये एडलेस डिसाइड हो जाएगा। बट अब मेरा सवाल, क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि फर्स्ट एग्जिस्ट द कैश बुक एंड देन प्रिपेयर बीआरएस। वो बोल रहा है क्या, पहले
कैश बुक को एडजस्ट करो और फिर बीआरएस बनाओ। एक मिनट इधर ध्यान देना, आपका बीआरएस दो तरीके से बन सकता है। कैसे कैसे? बीआरएस दो तरीके से बन सकता है। एक, आप डायरेक्ट बीआरएस बना लो जो हम कर रहे थे इतने दिनों से, और दूसरा, पहले आप कैश बुक को एडजस्ट करो और उसके बाद बीआरएस बनाओ। तो अभी हम ये सीख रहे हैं, क्या आप समझ रहे हो? पक्का? हाँ सॉरी। ओके, तो मैंने जो एरर बोला है ध्यान से सुनना और बताना क्या ये एसीबी में आएगा या नहीं आएगा। एरर रिपीट कर रहा हूँ, वन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोलो आएगा या नहीं आएगा? सोचो फिर बोलो। श्योरली आएगा? मैं कितना ही आपको कंफ्यूज करूँ, आपने जो सोचा है उस पर आपने कायम रहना है, बराबर। सीए कोर्स में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होगा कि चीज़ें क्वेश्चंस में आपको ऐसे बदल के पूछी जाएगी, बट वो रहती वही है। आपके बेसिक प्रिंसिपल्स आप बराबर अप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा करेक्ट रहेगा, बट वो डरा देते हैं आपको क्वेश्चंस को बदल बदल के। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये एसीबी में आएगा। सर क्योंकि ये कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो ये कैश बुक की गलती हो गई ना। अब आपको पता चल गया है ना, रिकॉर्ड कर दो और फिर जो भी बाकी के टाइमिंग डिफरेंसेस है उनके लिए रिकंसिलेशन बनाओ। बात समझ में आ रही है? एक एरर, बैंक चार्जेस ₹450 चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एसीबी में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, चेक्स इशूड ऑफ ₹1 लाख out of which checks of ₹50,000 have been presented for payment। कितने के चेक्स इशू किए थे? 1 लाख के। उसमें से कितने प्रेजेंट हो गए पेमेंट के लिए? 50,000 के। तो कितने नहीं हुए? 50,000 के, करेक्ट। अच्छा एक मिनट, कैश बुक पासबुक 1 लाख के चेक इशू किए पर 50,000 का पेमेंट पासबुक से हो गया है। अब जाना कैश बुक से पासबुक वगैरह जो भी है वो एडलेस डिसाइड हो जाएगा, पर हमें क्वेश्चन ने कहा है कि डोंट डायरेक्टली प्रिपेयर बीआरएस, फर्स्ट एग्जिस्ट द कैश बुक देन प्रिपेयर बीआरएस। ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ मिस्टेक। तो आपको पेज तो समझ गया, बड़ी सिंपल बात है। तो पहले क्या, अब हमें क्वेश्चन तो नॉर्मल वैसे ही रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का ये सेकंड मेथड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या बनाएंगे, एग्जिस्टेड कैश बुक, और उसके बाद क्या बनेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आ रही क्या बात समझ में? ये देखो एक मिनट आपको मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ। कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आते हैं? दो। आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन एंड कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट गिवन। तो मैंने आपसे अभी जो एग्जांपल सॉल्व कराने शुरू कराए हैं उसमें आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस दिए होते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, खुद कैश बुक पासबुक को कंपेयर करके कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। करेक्ट है? अब इनमें बीआरएस कैसे बनती है? रिकंसिलिएशन विल बी डन विदाउट एग्जिस्टिंग द कैश बुक। वो ऑलरेडी हमने कर लिए काफी सारे एग्जांपल, बराबर। हाँ, एंड सेकेंड केस रिकंसिलिएशन आफ्टर एग्जिस्टिंग द कैश बुक, ये अभी हम पढ़ रहे हैं। हाँ बराबर, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऑब्वियसली वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन ऑब्वियसली वैसा ही रहेगा, यानी क्या, आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस दिए होंगे जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कैश बुक एंड पासबुक में, पर नीचे ये लोग लिख देंगे, या फिर कभी कभी आपको समझना पड़ेगा। वो सिचुएशंस में आपको अभी बताने वाला हूँ, सुनते रहिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन में लिख रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। यानी ऑब्वियसली आपको एग्जिस्ट करनी है कैश बुक एंड देन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट, बिकॉज एवरी एरर विल नॉट बी रेक्टिफाइड इन दी कैश बुक। सारी चीजें आप कैश बुक में एग्जिस्ट करने वाले नहीं हो, बराबर। तो जो जो एग्जिस्ट होगा पहले उन्हें एग्जिस्ट करो और फिर उन एडजस्टमेंट्स के बाद बाकी बचे जो रीजन ऑफ डिफरेंसेस है उससे बना के दिखाओ क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। गुड। तो सर क्वेश्चन तो एज यूजुअल हमारा वैसे ही रहेगा। अब पहला काम आपको करना क्या है, तो स्टेप 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई which of these errors are to be existed in the cash book. That is the first thing we have to do. Second thing,
सर एडजस्टेड कैश बुक फिर एक्चुअली बनाना पड़ेगा। अब जो जो एरर्स एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएंगे, जो जो डिफरेंसेस, एरर्स नहीं बोलता हूँ, जो जो डिफरेंसेस एसीबी में नहीं आएंगे, फिर उनके लिए क्या करा जाएगा? उनके लिए नॉर्मली जैसे हम एडलेस डिसाइड करते हैं वैसे एडलेस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बात समझे? और फिर आप एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस से स्टार्ट करोगे और एंड आपके पासबुक पे होगा। जो भी टाइमिंग डिफरेंसेस बचे हैं जो एसीबी में नहीं आए हैं वो सारे डिफरेंसेस को आप एडलेस करके फाइनली क्या निकालोगे? पासबुक का बैलेंस। मेरी बात समझ में आ रही? ये हमारी स्टेप्स रहेगी। इसको मैं प्रॉपरली आपको लिखवाने वाला हूँ, बट उससे पहले मेरे को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोलना है इंस्टीट्यूट को, एक बहुत ज़रूरी बात रहेगी। मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो आप समझ जाओगे। एक बहुत ज़रूरी बात रहेगी, वो क्या रहेगी आप बताइए। अगर इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन पूछना है ऑफ प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक एंड देन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो एक बहुत ज़रूरी बात इंस्टीट्यूट को वहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या होगी? नहीं, वो तो क्वेश्चन में तो फिर डालना ही पड़ेगा उनको कि ट्रांजैक्शंस ऐसे देने पड़ेंगे, कुछ एसीबी के रहे और कुछ नॉन एसीबी के रहे, तो वो तो रहेगा ही, पर दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं जो पूछ रहा हूँ मैं थोड़ा सा उसको और एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं अगर पूरा पूछ लूंगा ना, डॉट क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो आप एक सेकंड में आंसर दे दोगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा गेस करो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। फिर से, इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन पूछना है क्या? प्रिपेयर एग्जिस्टेड कैश बुक। एग्जिस्टेड कैश बुक कब बनानी है? एक तो क्वेश्चन में पूछा रहेगा और एक सिचुएशन है स्पेशल, वो कब बनानी है मैं आपको बताने वाला हूँ। वेट फॉर दैट। पर institute wants to ask to prepare existed cash book and then prepare bank reconciliation statement. So they have to make sure one thing. What is that thing? उनको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा वो क्वेश्चन बनाते वक्त, जिसमें एसीबी बनाने बोल रहे, वो क्या होगी? चलो काफी टाइम इसमें चले गया, मैं बोलता हूँ। उनको स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कैश बुक ही देना पड़ेगा। उनको स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ही। आप नहीं तो एग्जिस्टेड कैश बुक बनाओगे कैसे? समझ रहे हो? तो मैं अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता कि अगर इंस्टीट्यूट को एग्जिस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन पूछना है तो उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या देना चाहिए, तो आप फिर एक सेकंड में आंसर दे देंगे सर उन्हें तो कैश बुक ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही तो फिर मेरे एग्जिस्टेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फिर मैं जो भी एरर्स एसीबी में एग्जिस्ट करने हैं वो सारे एसीबी में लिखूंगा और तब जाके वो एग्जिस्टेड कैश बुक क्या होगी बोलो? तब जाके वो एग्जिस्टेड कैश बुक क्या होगी? खत्म। एंड फिर उसका जो बैलेंस आएगा वही यूज किया जाएगा बीआरएस में। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ही देना पड़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक दे दिया, आप एसीबी बना ही नहीं सकते। ये गया दिमाग में? गुड, चलो ग्रेट। तो सर अब आप फाइनली हमें ये बताओ कि एसीबी कैसे बनेगा। तो क्या मैं आपके साथ ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर लूँ? वी डोंट हैव दैट मच टाइम टुडे। तुम लोग है ना ब्रेक में बाहर जा रहे हो, बहुत लेट अंदर आ रहे हो। कल से तुमको बाहर रहना अलाउड नहीं। तुम्हारी 11th की क्लास होने के बाद तुम यहीं बैठोगे। और आप लोग जितना जल्दी आ सकते हो, एसवी केम वाले और जो भी बाहर से बच्चे आ रहे हैं, आप जल्दी आ जाओगे तो हम फटाफट स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें एटलीस्ट जब तक हमारा क्लास टाइम 2 आवर्स का नहीं होता है तब तक सफिशिएंट टाइम मिल सके कि हम कुछ डिस्कशंस कर सके। पर रुको 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 रुको, तुम तो बोरिया बिस्तर बाहर रहे हो। 2 मिनट तो रुको। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 5th क्वेश्चन है हमें इसमें एसीबी बनानी है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ओनली बीआरएस, एसीबी प्लस बीआरएस, सो दैट आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आप कंपेयर कर सको कि दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है? तो मैं क्या चाहता हूं, आप मुझे इसके एडलेस एटलीस्ट अभी डिसाइड करके दे दो। कर ले या फिर कल पूरा एक साथ करें? सर ये बात पूछने वाली क्या? ये ऑब्वियस है एकदम। पर हाँ, प्लीज़ आप लोग ब्रेक में जाएंगे नहीं बाहर, और अगर जाएंगे भी तो आप 3:10 तक अंदर आ जाएंगे। आप कोशिश करो कि 3:10 तक पहुँचो।
अरे वो कभी कभी लेट हो जाता है। ठीक है, मैं कल आपको 3 बजे शार्प छोड़ दूंगा, आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फटाक से आ जाओगे। तो आज यहाँ हम रुक रहे। मैंने आपको एसीबी का थोड़ा आइडिया दे दिया है, बाकी इसको हम पूरा सॉलिड कल करेंगे। और बिल से रिलेटेड दोनों बातें हमने आज डिस्कस कर ली। ठीक है, बाय।